आवाज ठीक आया, चेक करिए एक बार। हाँ, हेलो। हम पढ़ रहे फिलहाल ये क्या, उत्तराखंड के वन्य जीव। और इसमें हमने ये तो पढ़ लिया क्या, कि उत्तराखंड के वन्य जीव विहार कहाँ है, उनके बारे में क्या बातचीत है। अब है उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान। कंसेप्ट इसका इससे पहले ही पढ़ चुके, ये है क्या चीज, क्या होते हैं नेशनल पार्क और क्या इनकी खास बातचीत है। अब राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में कितने हैं, 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक, जिनमें पूरी एशिया का और पूरे भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है कौन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक, 1936। तो सबसे पहला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936। तो तुम मैप पे देख रहे होंगे क्या है। ठीक है, एक रेंज क्या है, राजा जी, ये यहां से लेके यहां तक, बीच में कौन है, सोना नदी, और ये क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो शिवालिक की बेल्ट में ही दो तो नेशनल पार्क हैं, ये और ये, और एक कौन है, वन्य जीव विहार, सोना नदी। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, हेडिंग डालना जरा, पहले सुन लो उसके बाद लिखना आराम से। ये नेशनल पार्क 2 जिलों में है, एक कौन, पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल, और इसके बीच से बहती है क्या, पश्चिमी रामगंगा नदी। ठीक, तो हेडिंग डालो, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936। क्षेत्रफल 520 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल 520 वर्ग किलोमीटर। 520 वर्ग किलोमीटर। जनपद पौड़ी गढ़वाल नैनीताल, जनपद पौड़ी गढ़वाल नैनीताल। इसे जिम कॉर्बेट के सहयोग से इसे जिम कॉर्बेट के सहयोग से 1934 में, जिम कॉर्बेट के सहयोग से 1934 में जैविक उद्यान, बोटनिकल गार्डन या जैविक उद्यान घोषित किया गया, जैविक उद्यान घोषित किया गया। और संयुक्त प्रांत के गवर्नर, संयुक्त प्रांत के गवर्नर सर मैल्कम हैली, कितना मैल कम, मैल्कम हैली, मैल्कम हैली
के द्वारा 1936 में, मैल्कम हेली के द्वारा 1936 में इसे भारत व एशिया का, इसे भारत व एशिया का सबसे पहला नेशनल पार्क, भारत व एशिया का सर मैल्कम हेली के द्वारा 1936 में इसे भारत व एशिया का सबसे पहला नेशनल पार्क बनाया गया। और उनके नाम पर ही इसका नाम, उनके नाम पर ही इसका नाम हेली नेशनल पार्क रखा गया, हेली नेशनल पार्क रखा गया। जब अंग्रेज यहां चले गए तो इसका नाम क्या रख दिया, रामगंगा नेशनल पार्क। अभी ये मांग उठी थी, ये नाम फिर कर दो इसका। 1947 में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया, रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। में 1957 में इसका नाम, जब जिम कॉर्बेट की मृत्यु हो गई 1957 में इसका नाम महान प्रकृति प्रेमी और प्रसिद्ध शिकारी, और प्रसिद्ध शिकारी जिम कॉर्बेट की स्मृति में, जिम कॉर्बेट की स्मृति में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। अलग लाइन में लिखो नोट, विश्व का सबसे पहला नेशनल पार्क, विश्व का सबसे पहला नेशनल पार्क यूएसए में, यूएसए में स्थित येलोस्टोन, येलोस्टोन नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1 मार्च 1872 को हुई थी, जिसकी स्थापना 1 मार्च 1872 को हुई थी। में 1 अप्रैल 1973 से, 1 अप्रैल 1973 से 1 अप्रैल 1973 से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ हुआ और यह देश का पहला
टाइगर रिजर्व बना। यह देश का पहला टाइगर रिजर्व बना। पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, इन दोनों से। और बीच से कौन बह रही है? पश्चिमी रामगंगा। देश का पहला टाइगर रिजर्व बना। यह 1992 में चलाए गए। यह 1992 में चलाए गए हाथी प्रोजेक्ट हाथी प्रोजेक्ट में भी शामिल है। हाथी प्रोजेक्ट में भी शामिल है। हाथी प्रोजेक्ट में भी शामिल है। में भी शामिल है। जिसका प्रारंभ जिसका प्रारंभ पलामू नेशनल पार्क। जिसका प्रारंभ पलामू पलामू नेशनल पार्क, सिंह भूमि, झारखंड। पलामू नेशनल पार्क, सिंह भूमि, झारखंड से किया गया था। सिंह भूमि झारखंड से किया गया था। पश्चिमी रामगंगा नदी इसके मध्य से पश्चिमी रामगंगा नदी इसके मध्य से प्रवाहित होती है। पश्चिमी रामगंगा नदी इसके मध्य से प्रवाहित होती है। और इस पार्क के दक्षिण में इसी रिवर पे क्या बना हुआ? एक डैम। और इस पार्क के दक्षिण में कालागढ़ बांध। इस पार्क के दक्षिण में कालागढ़ बांध स्थित है। इसी रिवर पर कालागढ़ बांध स्थित है। ये बताओ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में कितने बाघ मिलते हैं? लिखो। यहां पर विश्व के सर्वाधिक बाघ मिलते हैं 260। सर्वाधिक बाघ मिलते हैं 260। यानी पूरे वर्ल्ड में कोई नेशनल पार्क जंगल ऐसा नहीं जहां इससे फालतू बाघ हो। इसीलिए यहां विश्व का सर्वाधिक बाघ घनत्व है। यहां विश्व का सर्वाधिक बाघ घनत्व है। कितना बाघ घनत्व है? 520 स्क्वायर किलोमीटर तो इसका एरिया है। और बाघ कितने यहाँ? 260। यानी 26 दूनी हर 2 किलोमीटर पे एक बाघ मिलेगा। ऐसा वर्ल्ड में कहीं नहीं है। विश्व का सर्वाधिक बाघ घनत्व है। टाइगर डेंसिटी लिखो। इसमें 1985 में इसमें 1985 में प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ डेविड हंट
डेविड हंट की मृत्यु हुई। डेविड हंट की मृत्यु हुई। इसके दो प्रवेश द्वार हैं, इसमें दो एंट्री गेट है, मेन तो एक ही है। कहा? रामनगर की साइड ढिकाला, और एक कहाँ है? कोट द्वार के साइड। लेकिन मेन जहां पूरा सब कुछ बना पड़ा वेल मेंटेन, वो कौन है? जहां रेलवे लाइन भी है। लिखो, इसके दो प्रवेश द्वार हैं, रामनगर की ओर ढिकाला मुख्य द्वार, और दूसरा कोट द्वार। यह ये बताओ, यह नेशनल पार्क किस घाटी में स्थित है? तुम्हें एकदम मिलने वाला कंफ्यूजन क्या देगा वो तुम्हें, कि यह पश्चिमी राम गंगा घाटी में स्थित है। लिखो, यह पाटलिदून, यह पाटलिदून घाटी में स्थित है। यह पाटलिदून घाटी में स्थित है, और यहां पेड़ पौधों की 500 और पक्षियों की 600 प्रजातियां मिलती हैं। पूरे उत्तराखंड में इससे अधिक पक्षी कहीं नहीं मिलते। पक्षियों की 600 प्रजातियां मिलती हैं। प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ, प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ WWF रेसलिंग नहीं, WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ WWF की सहायता से किया गया है, की सहायता से किया गया है। मतलब प्रोजेक्ट टाइगर चलाया किसने? इनके सहयोग चला। अब ये पार्क बहुत बड़ा है, 520 वर्ग किलोमीटर का। तो इस पूरे बड़े पार्क में क्या है? अलग अलग सफारी जोन। ठीक, कुछ बड़े कुछ छोटे, कुछ में कुछ अलग खास बात। लिखो, इस पार्क में कुल 5 सफारी जोन है। सफारी का मतलब क्या? खुली जीप से या हाथी से जिस ट्रैक पे जनता घुमाएंगे, और कितने पैसे लेंगे? 2000 से 5000, 4800 रुपये। ये घूम के देख लो। नंबर 1 बिजरानी। कितने पार्क जोन है? बिजरानी, बिजरानी। नंबर 2 झिरना, नंबर 2 झिरना, बिजरानी झिरना। नंबर 3 ढेला, ढेला। ढेकाला, ढेला, ढिकाला। जो सबसे मेन सबसे फेमस कौन है? ये, इसके ब्रैकेट में लिखो, सर्वाधिक विविध। अलग अलग चीज मिलेंगे सब कुछ, हाथी हिरण हर चीज। सर्वाधिक विविध, प्रसिद्ध और सबसे बड़ा। सर्वाधिक विविध, प्रसिद्ध और सबसे बड़ा। डिकाला। 5वां दुर्गा देवी,
दुर्गा देवी सबसे नया बना हुआ, दुर्गा देवी सबसे नया बना हुआ। यहां सर्वाधिक पक्षी हैं, यहां सर्वाधिक पक्षी हैं, यहां सर्वाधिक पक्षी हैं। अब लिखो जिम कॉर्बेट का जीवन परिचय, कि जिम कॉर्बेट कौन थे, उनके नाम पे नाम पड़ा, क्या उनका योगदान है, वो कहाँ चले गए, क्या हुआ। जिम कॉर्बेट का जीवन परिचय जिसके नाम पे ये है। जिम कॉर्बेट हमेशा अकेले शिकार करते हैं, और साथ में कौन होता, कुत्ते का नाम क्या, कुत्ते का नाम था रॉबिन। ठीक, जिम कॉर्बेट। ये उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकें। ठीक, मैनिट्रोप कुमाऊं, टेम्पल टाइगर, ट्री ट्रोप्स। ठीक, ये वो किताब हैं जो लिखी गई। ये जिम कॉर्बेट का घर, जो खुला हुआ आम जनता के लिए संग्रहालय है, काला ढूंगी में। ठीक, तो जिम कॉर्बेट उन लोगों में से एक थे जो सबसे पहली बार जब नैनीताल बसाई बसा वहां जाकर बसे थे। नैनीताल में सबसे पहले बसने वाले आदमियों में से एक। नैनीताल का डाकघर बना था, और जिम कॉर्बेट के पिता, जिनका नाम था क्या, क्रिस्टोफर कॉर्बेट, वो पोस्ट ऑफिस में जॉब करते थे। इनकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद इस परिवार में संकट आ गया जबरदस्त वाला। इनकी माता जी मिशनरी में काम करती और बच्चों को पढ़ाती। ये कई भाई बहन थे। जिम कॉर्बेट के बड़े भाई का नाम था टॉम। तो पिता की मृत्यु के बाद टॉम को तो क्या मिल गई, सरकारी नौकरी। और जिम कॉर्बेट ने पहले नौकरी कहाँ की, रेलवे में, और उसके बाद कहाँ नौकरी की, सेना में। और उसके पश्चात ये फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार में सेवा देने गए। उसके बाद फिर यहाँ आए, और उसके बाद यहाँ पे एक बाघ का खतरनाक आतंक फैला हुआ था, जिसने नेपाल के और उत्तराखंड के 400 से अधिक आदमी मार दिए थे, 400 से ज्यादा। और उसका शिकार करने के लिए किसे बुलाया गया, जिम कॉर्बेट को। और जिम कॉर्बेट को बड़ा आवास दिया गया, सब कुछ दिया गया। और उन्होंने अपना सबसे पहला शिकार कब किया, 1907 में। कहां पर, चंपावत में। और शिकार बताया केवल कब करते, अपने कुत्ते के साथ अकेला, पड़ाव डाल के। ठीक, चाहे कम से कम शोर हो। और इस शिकार की पूरी गाथा, कि आज हमने क्या किया, क्या हुआ, उस पे किताब लिखनी शुरू कर दी। और वो किताब जो कैम्ब्रिज प्रेस है, कैम्ब्रिज प्रेस, उसे दी जाके। और उस किताब का नाम वो क्या सोच रहे थे, कि इस किताब का नाम होगा जंगल स्टोरी या जंगल बुक। अब इसी नाम से जंगल बुक की किताब तुम देख चुके हैं, मोगली वाली, वो प्रकाशित थी। उन्होंने कहा इसका नाम बदल दीजिए, इस नाम से तो किताब ऑलरेडी है, फेमस है किताब बहुत ही। ठीक, और उन्होंने क्या नाम रखा फिर इसका, मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, कुमाऊं का नरभक्षी।
जो किताब छपी कब जाके 1944 में। उन्होंने 1907 से 1938 तक अपने जीवन में बहुत से बाघ मारे, लगभग 19 के आसपास। ठीक। और उसके बाद इन्होंने शिकार छोड़ दिया। जो बाघ मरे हुए थे, इन्होंने उसका परीक्षण किया कि ये इतना खतरनाक हमला करते क्यों हैं, इन्हें मारना क्यों पड़ रहा है। हर बार मारने के बाद कोई ना कोई किताब लिखते हैं। इन्होंने अपने जीवन में कुल 6 किताबें लिखी। ठीक। तो बाघ का पता लगा कि उस पर तो पहले ही बहुत से हमले हो रखे हैं शिकारियों के, तो वो आदमी को देखते ही तुरंत हमला करता है, एकदम से मार देता है। बताया था कम से कम 10 क्विंटल का जीव है। कितने का? 10 क्विंटल का। तो 1 क्विंटल का आदमी उसके लिए कुछ भी नहीं है। और 50-100 किलो का, तो जैसे चूहा, इतना ताकतवर जानवर है। ठीक। क्या घोटता है पहले तुरंत एकदम? गला। उसे पता कहां से मरेगा ये आदमी। तो इसके बाद इन्होंने बाघ का शिकार बंद कर दिया। एक बार पूरे भारत का वायसराय, जैसे ही इनकी किताब प्रकाशित हुई, इन्हें पूरे वर्ल्ड में, ब्रिटेन में इनका नाम हो गया। और वायसराय भी कहाँ आया? शिकार पर। तब तक ये शिकार छोड़ चुके थे, वायसराय कैम्पबेल। और संयोग से उस दिन कोई बाघ मिला ही नहीं, उन्हें बिना मारे जाना पड़ा। और जैसे ही भारत आजाद हुआ 1947 में, तो इनका बहुत बड़ा आवास था। आवास का नाम था गर्नी हाउस, जो फोटो में है, या अरुणडेल। जो छोटी हल्द्वानी, जो छोटी हल्द्वानी में जंगलों में स्थित है, जो बहुत बड़ा परिसर है। इन्होंने 1947 में भारत से जाते समय अपना आवास किसे दे दिया? अपने यहाँ काम करने वाले नौकरों को। ठीक। कौन? कलावती और राम सिंह वर्मा। कलावती वर्मा और राम सिंह वर्मा को। और जो जिम कार्बेट को आगरा तक छोड़ने गए, और इतना बड़ा आवास प्लस 10,000 रुपये जो नैनीताल बैंक में थे, वो भी किसे दे गए? राम सिंह वर्मा और कलावती वर्मा को, इस परिवार को ही। ये भी, इन्होंने भी ये घर कभी नहीं बेचा, जिसकी संपत्ति वैल्यू आज कई 100 करोड़ है। और बाद में चौधरी चरण सिंह, जब ये यूपी के अंदर मंत्री थे, तो इन्होंने ये आवास इनसे ले लिया और लेके यूपी सरकार को दान कर दिया। और तब से आवास क्या है? काला ढूंगी में स्थित जिम कार्बेट का संग्रहालय, जहां उनके जीवन की हर चीज रखी हुई है, जो यहाँ छोड़ के गए हैं। यहाँ जाने के पश्चात कुछ देश ब्रिटेन ने 1947 से लेके 1992 तक गुलाम रखे, 50 साल आगे तक भी। किसका नाम ले रहे हैं? सबसे बाद में आजाद हुए देशों में कौन था? एक साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, जहां 1992 तक बहुत आंदोलन चले। किसका नाम? नेल्सन मंडेला जेल में रहे बहुत लंबा, बाद में राष्ट्रपति बने। तो उसी दौरान अफ्रीका में एक देश था जो आज भी है, केनिया, जिसकी राजधानी है क्या? नैरोबी। और वहां पे एक नदी बहती है, बहुत बेहतरीन देश है, दुनिया का ऐसा एकमात्र देश है पूरे वर्ल्ड में जिसमें मानसून साल में 2 बार आता है। दुनिया कोई भी कंट्री में मानसून साल में 2 बार नहीं आता, किसी में आता है? केवल केनिया में, जो हरा भरा है बहुत ही। तो वहां पे एक नदी है नयरी, उस किनारे जमीन किसकी थी? सारा देश ब्रिटेन का था। तो बहुत बड़ा आवास दे दिया गया। और इन्होंने घर धरती पर नहीं बनाया, वो जंगल का एरिया था। कहाँ बनाया घर? पेड़ों के ऊपर। मतलब उसे नाम क्या दिया घर को? ट्री टॉप्स, यानी पेड़ों के ऊपर का घर। और ये इतने फेमस थे कि इनसे मिलने कौन आई? ब्रिटेन की राजकुमारी, जो बाद में क्या बनी? रानी, जिनकी मृत्यु पीछे ही अभी 2 साल पहले ही, महारानी एलिजाबेथ, एलिजाबेथ द्वितीय। ये जब तक रानी नहीं थी और इनके पास आई, और ये कौन रहते? दोनों भाई बहन साथ। बड़े भाई का नाम क्या था? और इनका नाम जिम कार्बेट।
इनका नाम जिम कॉर्बेट नहीं था, क्या था? एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट। प्यार से मित्र क्या बोलते थे जेम्स को? जिम। तभी नाम क्या पड़ा? जिम कॉर्बेट। तो वास्तविक नाम क्या था? एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट। और एक इनकी बहन थी जिसका नाम था मैगी। ठीक। तो जिम कॉर्बेट और इनकी बहन में बहुत प्यार था। दोनों ने अपने जीवन में कभी शादी नहीं करवाई और दोनों क्या रहे? अंतिम सांस तक साथ। कहां पर? केनिया में ही। यहाँ 47 में गए, वहां भी किताब लिखी और 1955 में इनकी मृत्यु हो गई। और बाद में इनके नाम पे 1957 में क्या नाम रख दिया गया इसका? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब लिखो ये बातचीत। लिखो जिम कॉर्बेट का वास्तविक नाम, जिम कॉर्बेट का वास्तविक नाम जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट। जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट था। जन्म 25 जुलाई 1875। 25 जुलाई 1875। मृत्यु 19 अप्रैल 1955। 19 अप्रैल 1955। 19 अप्रैल 1955। पिता का नाम क्रिस्टोफर कॉर्बेट। क्रिस्टोफर कॉर्बेट। बड़ा भाई टॉम। क्रिस्टोफर कॉर्बेट, बड़ा भाई टॉम। छोटी बहन मैगी। छोटी बहन मैगी। जिम कॉर्बेट के आवास का नाम जिम कॉर्बेट के आवास का नाम गर्नी हाउस या अरुणडेल। गर्नी हाउस या अरुणडेल। काला ढूंगी नैनीताल। काला ढूंगी नैनीताल में स्थित है। काला ढूंगी नैनीताल में स्थित है। इन्होंने 1907 में इन्होंने 1907 में चंपावत में पहले बाघ का शिकार किया। पहले बाघ का शिकार किया और उसके पश्चात 1938 तक, उसके बाद 1938 तक 19 बाघों का शिकार किया। तेंदुए मारे बहुत, लेकिन मेन क्या थे? बाघ। बाघों का शिकार किया। अब क्वेश्चन है
जेम्स कार्बेट मूलतः किस देश के थे? तो वो तुम्हें बोलेगा इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, ब्रिटेन, आयरलैंड। तो क्या उत्तर है? जिम कार्बेट मूलतः आयरिश मूल के थे। जिम कार्बेट मूलतः आयरिश मूल के थे। आयरिश मूल के थे। आयरिश मूल के थे। और स्थानीय लोग इन्हें गोरा साहिब, स्थानीय लोग इन्हें गोरा साहिब या कारपेट साहिब, कारपेट नहीं, कारपेट साहिब और गोरा साधु कहते थे। गोरा साधु कहते थे। साधु क्यों बोलते थे? स्टार्टिंग में तो जहां भी कोई बाघ का हमला होता लोग इनके पास आते, सरकार इन्हें कहते ठीक है शिकार कर लो। लेकिन बाद में क्या दिक्कत होगी, इन्हें इस बात का पता लग गया कि बाघ हमला क्यों करता है। जब भी लोग उस पर हमला करते हैं तो वो उल्टा हमला करता है शिकारी से बचने के लिए। खतरा मानता है आदमी को तुरंत एकदम। जिस पे कोई हमला बाघ पे नहीं हुआ वो किसी को नहीं मारता। ठीक, वो आदमी को देखता है और दूर भाग जाता है इससे। जो हमला करता है आदमी उसके ऊपर, उल्टा उस पर हमला करता है। तो बाद में इन्होंने शिकार करना तो बंद कर दिया, लेकिन किसी के कोई पशु को मार देता, किसी की बकरी भैंस गाय मार देता बाघ, तो उससे क्या देते ये मुआवजा, कुछ पैसे। तो बहुत से आदमी इनके पास आने शुरू हो गए केवल क्या बताने के लिए कि आज हमारे इतने पशु मार दिया, आज ये इतने, और ये क्या देते उन्हें पैसे। तो लोग क्या बताने लगे कि साधु आदमी है, गोरा साधु। ठीक, लिखो। 1928 में 1928 में इन्हें 1928 में इन्हें केसर ए हिंद, केसर ए हिंद केसर ए हिंद और 1946 में 1946 में इन्हें कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर, कंपेनियन मतलब सहयोगी, कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर, कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर अवार्ड दिया गया। कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर अवार्ड दिया गया। इन्होंने अपने जीवन में 6 पुस्तकें लिखी। इन्होंने अपने जीवन में 6 पुस्तकें लिखी। पहली, मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, 9 अगस्त 1944, अगस्त 1944, अगस्त 1944।
दूसरी, मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग, मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग। नाइनटीन 1948। तीसरी, माई इंडिया, माई इंडिया मतलब भारत से अति प्रेम था, जाना पड़ा मजबूरी में, लोगों ने मना भी किया, लेकिन यहाँ अंग्रेजों के खिलाफ एक जनता बड़े आक्रोश था, तो पूरी कहानी लिखी है अपने जीवन की इस किताब में। माई इंडिया 1952, मेरा भारत 1952। चौथी, जंगल लोर, जंगल लोर, ये जंगल लोर 1953। किस पुस्तक को जिम कार्बेट की आत्मकथा भी कहते हैं? कौन है? जंगल लोर। इसे जिम कार्बेट की आत्मकथा भी कहते हैं, जंगल लोर। जिम कार्बेट की आत्मकथा भी कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। आगे पांचवी, द टेम्पल टाइगर, द टेम्पल टाइगर, ये द टेम्पल टाइगर 1954, 1954। आगे, ट्री ट्रोप्स, ये था वो घर इनका, जहां कौन आई थी? महारानी भी, ब्रिटेन की। और इतिहासकारों के अनुसार जिस दिन महारानी आई उसी दिन उनके पिता एडवर्ड की मृत्यु हुई, और यहीं पे उनके पास खबर आई कि वो कल से क्या बन गई है? ब्रिटेन की महारानी। अर्थात उस समय कम से कम 50 देशों की मालकिन। आज का भी कनाडा किसका ऑफिशियली? ब्रिटेन का। आज का भी ऑस्ट्रेलिया किसका है? ब्रिटेन का। और ऐसे 27 देश तो आज भी किसके गुलाम हैं? टिल डेट भी, जिनके पास कोई राष्ट्रपति नहीं होता, जिनके सर्वे सर्वा कौन है? ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, कौन है? जिनमें राष्ट्रपति का पद नहीं है, इनकी सर्वे सर्वा कौन है आज भी? ब्रिटेन की महारानी, या अब कौन? वर्तमान महाराज। ठीक। ट्री ट्रोप्स 1955, उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई, उनकी बहन ने पूरी की। ठीक क्या? ये किताब 1955। इनकी मृत्यु केनिया में नयेरी, केनिया में नयेरी में हुई 19 अप्रैल 1955 को, 19 अप्रैल 1955 को। और बाद में एक आदमी हुआ, उसने 6 किताबों का निचोड़ और पूरे जीवन की इनकी हिस्ट्री ये लिख दी। ये वो किताब थी जिसने इन्हें और फेमस कर दिया। जिसने 6 किताब भी नहीं पढ़ी थी उसने एक पढ़ ली यूरोप में, तो ये बड़ी फेमस हुई। किसकी? मार्टिन बूथ की। लिखो, इनकी आत्मकथा को पुनः, इनकी आत्मकथा को पुनः पुनः इनके आत्मकथा को पुनः मार्टिन बूथ ने, मार्टिन बूथ ने एक किताब, कारपेट ने कहा, देख लो उसने, जो आम लोग कह रहे थे कारपेट साहिब, उन्होंने किताब कारपेट साहिब, ए लाइफ ऑफ जिम कार्बेट,
में लिखा। ए लाइफ ऑफ जिम कार्बेट में लिखा। ए लाइफ ऑफ जिम कार्बेट में लिखा। अब जिम कार्बेट का नाम दे रहा है, किताब में कुछ भी नहीं दे रखा आपको वहां। ठीक। अब जिम कार्बेट ने अपना आवास जिम कार्बेट ने अपना आवास अपने सेवक राम सिंह वर्मा और कलावती वर्मा को दे दिया। को दे दिया। और 10,000 रुपये भी नैनीताल बैंक में उनके नाम कर गए, जैसे आज के 1 करोड़ उनके नाम कर गए। इनकी एक सेविका थी घर पे नौकरानी, जिस दिन वो मरी तो मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार करने खुद गए अपनी बहन सहित, और कुमाऊं के लोग देखने आए नदी किनारे उसका अंतिम संस्कार। आगे जिम कार्बेट केवल अपने कुत्ते रोबिन के साथ शिकार करते थे। और डायरी लिखते थे। जिनसे उन्होंने किताबें प्रकाशित की। जिनसे उन्होंने किताबें प्रकाशित की। जिनसे उन्होंने किताबें प्रकाशित की। मतलब इतना नाम हो गया था इनका, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बुलाया इन्हें कि आपको बहुत मेन काम है, आप कहाँ पहुंच जाओ, भारत, और वहां जाने के बाद शिकार करना है ब्रिटिश पार्लियामेंट के कहने पे। रुद्रप्रयाग में जगह पड़ती है गुलबारे, वहां पे शिकार किया रुद्रप्रयाग के बाघ का, जिसने उत्तराखंड में रिकॉर्ड 460 प्लस आदमी मार रखे थे। ठीक क्या? लिखो। इन्होंने 1925 में इन्होंने 1925 में रुद्रप्रयाग के आदमखोर तेंदुए को गुलाबरे गुलाबरे नामक स्थान पर मारा। इनके द्वारा शिकार गए गए इनके द्वारा शिकार किए गए बाघों ने इनके द्वारा शिकार किए गए बाघों और तेंदुओं ने 1,000 से अधिक व्यक्तियों की जान ली थी। 1,000 से अधिक व्यक्तियों की जान ली थी। दूसरा, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। गोविंद
राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। अगर तुमने एक आगे रोके कोई बात पढ़ ली तो तुम भूलने के नहीं खामा। चल दिया गोविंद राष्ट्रीय उद्यान भी चल दिया, देख लो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। जीएस पढ़ोगे फिलहाल बताओ, जीएस वाले सर आलिए लेटते आज थोड़े से पढ़ लो जी, ऐसी कोई बात नहीं है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान स्थापना 1980, क्षेत्रफल स्थापना 1980, क्षेत्रफल 472, जनपद उत्तरकाशी। तो इसी नाम से ये तीन चीजें आसपास ही, एक गोविंद वन्य जीव विहार और गोविंद पशु विहार और उसके पास ही गोविंद नेशनल पार्क, तीनों कहाँ उत्तरकाशी। ठीक लिखो। इसका संचालन देहरादून के राजाजी नेशनल पार्क से होता है, देहरादून के राजाजी नेशनल पार्क से होता है। ये सवाल आ रखा था उत्तराखंड पीसीएस लोअर वाले एग्जाम में। क्या सवाल दिया उसने कि गोविंद नेशनल पार्क किस नदी घाटी में स्थित है, और उसने 2-3 रिवर वैली दी। एक उसने कहा यमुना, एक उसने कहा टोन्स और एक उसने कहा गंगा। तो तीनों इसके आसपास की है। ठीक, तो कौन सी में ये जो टोन्स नदी है वो आते हैं रुपिन सुपिन के रूप में, तो उसमें रुपिन इधर है सुपिन यहाँ है, तो सुपिन वाली आती है इसके पास, अर्थात टोन्स नदी घाटी। यह है टोन्स नदी घाटी में स्थित है, यह है टोन्स नदी घाटी में स्थित है। ब्रैकेट में क्या लिखना, सुपिन। और भोजपत्रों, और भोजपत्रों वह हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है, भोजपत्रों और हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। इतना खतरा यहाँ में कोई होगा, कितने पहाड़ से गिर जाए, चाहे मंजिल 20-50 हो, इसे कुछ नहीं बिगड़ता। ये शिकार करता है किसका, पहाड़ की बकरियों का, अन्य जीवों का, जो दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं। तो बेहद मजबूत जीव है, मिलता है बहुत मुश्किल। तो पूरे भारत का सबसे पहला हिम तेंदुआ केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है, गंगोत्री नेशनल पार्क में। ठीक, बर्फ में रहने वाला तेंदुआ, स्नो लेपर्ड, ये जीव है। ये हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। इसके मध्य हर की दून बुग्याल स्थित है, इसके मध्य हर की दून बुग्याल स्थित है, हर की दून बुग्याल स्थित है। और इसमें 1990-91, और इसमें 1990-91 में सनो लेपर्ड प्रोजेक्ट, सनो लेपर्ड प्रोजेक्ट चलाया गया, सनो लेपर्ड प्रोजेक्ट चलाया गया। सनो लेपर्ड प्रोजेक्ट चलाया गया।
यहीं पर रुई सियारा झील स्थित है। यहीं पर रुई सियारा झील स्थित है। रुई सियारा झील स्थित है। अब पढ़ लो जी। रुई सियारा